नमस्कार दोस्तों, फिर से वापस स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है 11th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री किताब का। दो वीडियोस में लमसम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जहां पे पिछली बार छोड़ा था वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। बात हो रही थी क्रिस्टोफर कोलंबस की, और क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास में ये गोनाहानी नाम के आइलैंड पे पहुंचा था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर आइलैंड का नामकरण क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको नाम दिया सैन सेल्वाडोर। तो एक जो गुआनाहानी नाम का आइलैंड था, इसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या नाम दिया? सैन सेल्वाडोर। अब ओवरऑल भले ही वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस का बड़े प्यार से स्वागत किया। अरावाक्स रहते थे यहाँ पे, उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को बैठाया, उसकी सेना को बैठाया, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया। अब यहाँ पे देखो कि एक शिप में यहाँ पे यूरोपियंस बैठ के आ रहे हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस इसी शिप में, और इधर ये जो नेटिव इंडियंस हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये कौन लोग आ रहे हैं हमारी तरफ। ओके, तो आप कह सकते हो कि उस समय का एक डिपिक्शन है ये 16वीं शताब्दी का। अब क्या हुआ कि जब यहां पे पहुंचा क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसने लोकल लोगों से और लोकल अथॉरिटीज से बात किए बिना ही अपने आप को बोल दिया वॉइसरॉय, कि मैं इस जगह का लीडर हूं। लोकल लोगों ने इसको थोड़ा एंटरटेन किया, थोड़ा बिठाया, बातचीत की। ठीक है, ट्राइबल टाइप के लोग थे, ज्यादा उनके अंदर बुद्धि थी नहीं, अपना आराम से सोशल तरीके से रहते थे, नेचर के साथ प्यार में। लेकिन ये जो यूरोपियंस आए थे ये थे ग्रीडी। तो इन्होंने यूरोपियंस के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने आप को उस जगह का वाइसराय डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, वाइसराय डिक्लेयर किया सो अलग। अब उसने क्या बोला कि इसी लोकल लोगों में से अपनी आर्मी में इसने रिक्रूटमेंट की और बोला कि चलो क्यूबा के ऊपर कब्जा करेंगे। क्यूबा नास्कन नाम के जो बड़े बड़े आइलैंड से इसके ऊपर, मतलब क्यूबा नास्कन उस समय भी बोला जाता था, अभी जो क्यूबा कंट्री उसको क्यूबा नास्कन पे कब्जा करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा जापान है। क्रिस्टोफर कोलंबस तो ये सोच के आया था ना कि ये तो इंडिया है। कई एक्सपेडिशन तक तो इनको यही नहीं पता चला कि ये इंडिया नहीं है। ये तो पहुंच गए हैं तुम्हारा आपका ये बहामास में, और उसके पास था क्यूबा, तो क्यूबा पे कब्जा करते हैं। फिर उसने बोला कि किस्किया पे कब्जा करते हैं। किस्किया आज की डेट में हिस्पैनियोला नाम का आइलैंड है। हिस्पैनियोला एक बहुत बड़ा आइलैंड है, इसमें दो कंट्रीज पाई जाती हैं। एक है हैती और एक है डोमिनिकन रिपब्लिक। दोनों ही कंट्रीज न्यूज में रही हैं। बहुत सारे इवेंट्स वहां पे अनफॉर्चुनेट हुए हैं, जिनको मैं समय समय पे करंट अफेयर्स में बताता रहता हूं। तो आज का क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती को कब्जा करने का प्लान था किसका? आपका क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक कॉलोनियल माइंडसेट से यहां पे आगे बढ़ रहा था। ज्यादा से ज्यादा इलाके के ऊपर कब्जा करो, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को कब्जाओ। और यहां पे जो लोग आए थे, जो यूरोपियंस आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस के अंदर, इसको तलाश थी गोल्ड की। अब शुरुआत में इनको गोल्ड पे सक्सेस नहीं मिली, बट इनको किसी ने बता दिया कि जो हिस्पोनियला था, ठीक है ना, यहां पे बहुत सारा गोल्ड था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड चाहिए, तो जो लोग आए हैं इतनी दूर से जर्नी करके, वो भी यहाँ पे अटैक करेंगे। लोकल लोगों को भी इसने हायर किया, थोड़ा समझाया, कुछ को पपलू पढ़ाया, कुछ को स्टिक से समझाया, कुछ को झांसा दे के समझाया। लेकिन इतना आसान नहीं था इन जगहों को कब्जा करना। जब इन एक्सपेडिशंस को लीड किया क्रिस्टोफर कोलंबस में, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए सामने आई कैरिब ट्राइब्स। तो कैरिब ट्राइब्स ने ठीक ठाक टक्कर दी क्रिस्टोफर कोलंबस को। उसके साथ साथ ओवरऑल जो लोग क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ आए थे, यूरोपियंस, अब उनको घर जाना था। हर कोई क्रिस्टोफर कोलंबस इतना इंटरेस्टेड नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पे एक लीडर था, लेकिन बाकी तो सेना थी ना, और सेना को अपने घर जाना था। सेना को पता है कि हिस्ट्री में हमारा नाम दर्ज होगा नहीं, हम राजा यहाँ पे बनेंगे नहीं, हम इस क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए लड़ रहे हैं, इससे अच्छा वापस चलो। सब लोग थक चुके थे यहाँ पे। अब जब रिटर्न वॉयज यहाँ पे शुरू हुई, क्रिस्टोफर कोलंबस को भी समझ में आया कि जितने रिसोर्सेज वो लेके आया उससे, आप कह लो, सस्टेनेबल नहीं है इस एक्सपेडिशन को लंबा चलाना। तो उसने कुछ लोगों को वहां पे इंस्टॉल कर दिया। उसने सोचा वापस चलते हैं स्पेन में, वहां से कुछ सप्लाईज को लेके वापस आएंगे। तो वापस जाना काफी मुश्किल हो गया। शिप बहुत हद तक इनके इरोड हो चुके थे, वॉर्म उनको ईट कर चुकी। देखिए, सॉल्ट वाटर में अगर शिप सेल करेगा, तो नीचे जो शिप की आप कह लो लकड़ी है, जिस भी चीज से वो बना हुआ है, वो इरोड करेगी। टायर्ड भी था ग्रुप, होम सिक था, घर जाना चाहते थे। वापसी की जो वॉइस थी वो 32 वीक्स की थी। तो कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके ये लोग वापस पहुंच गए। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस के अंदर जुनून था। और एक बात ये थी कि भाई उनको ऑलरेडी लैंड का रास्ता मतलब ओवरऑल ये जो बहामास में लैंड का रास्ता पता चल चुका था। तो इस बार वो एक झूठी दिलासा में नहीं चल रहे थे, उनको पता है कि आगे जाके लैंड है। तो उसके बाद 3 और वॉयजेस आई। क्रिस्टोफर कोलंबस उन वॉयजेस को लेके आया, और उसने बहामास, ग्रेटर एंटिलिस, साउथ अमेरिका के मेन लैंड और उसके कोस्ट पे बहुत सारे इलाकों को अपने कब्जे में लिया। और उसको बोला कि हम इंडीज पे यानी इंडिया के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। कुछ समय बाद उनको पता चला कि ये इंडिया नहीं है, ये तो किसी नए ही कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए।
आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं आपके साथ जुड़ता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, अपडेट्स मिल जाती है, करंट अफेयर्स की, एडिटोरियल की। जो लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि करंट अफेयर्स और एडिटोरियल के लेक्चर्स भी देख लीजिए डेली की बेसिस पे। विनीत सर आपके लिए डेली वन लाइनर करंट अफेयर्स बनाते हैं, जिससे आपकी जो करंट की प्रिपरेशन है वो एक फ्लो में रहती है। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के मदद कर सकते हैं। ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबाइए, नीचे लाइक और शेयर बटन के बगल में आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये जो कोलंबस का अचीवमेंट था, ठीक है ना, एक इन्फिनिट सी, जिसको लग रहा था कि कभी मैप ही नहीं हो पाएगा, कभी पार ही नहीं हो पाएगा, ना जाने कितने एक्सपेडिशंस गए, वापस नहीं लौटे, बीच में ही डूब गए। इन इन्फिनिट सी को 5 हफ्तों की सेलिंग के बाद क्रॉस करके दिखा दिया किसने? क्रिस्टोफर। मतलब लगभग 35 दिन सेल करते रहे और फाइनली उन्होंने इस सी को पास करके दिखा दिया। अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि किसी जगह का नाम किसी एक इंडिविजुअल के आधार पर होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इतनी तगड़ी सेलिंग की, इतनी जबरदस्त डिस्कवरी की, तब भी उसके नाम से बहुत कम जगह हैं। अगर आप देखो तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है कोलंबिया, तो आप कह सकते हो कुछ तक हद तक क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से मिलती है। और डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया करके एक डिस्ट्रिक्ट है यूएसए में, वो आप कह सकते हो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे। और इन दोनों ही जगह पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया स्टेट हो आपका यूएस का, चाहे कोलंबिया नाम की कंट्री हो आपकी साउथ अमेरिका की, दोनों ही जगह पे क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं पहुंचा था। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, खासकर साउथ अमेरिका का बहुत सारे इलाके के ऊपर क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा था। इन दोनों ही आइलैंड्स के नाम पड़े हैं एक जोग्राफर के ऊपर जो कि फ्लोरेंस से था, इटली से। इसका नाम था अमेरिगो वेस्प्यूकी। तो अमेरिगो वेस्प्यूकी के नाम पे ही नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नाम पड़े हैं। वैसे अमेरिका नाम का शब्द 1507 में एक जर्मन पब्लिशर भी इस्तेमाल कर चुका था। तो यहां पे ये बताया जा रहा था कि भले ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने लंबी डिस्कवरीज की, लेकिन जिन इलाकों पे क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा, उसने कब्जा किया, ठीक है ना, एक्टिविटीज की, वहां पे किसी जगह का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे नहीं पड़ा। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। और इन जगहों पे हो सकता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस को इतनी इंपॉर्टेंस भी ना दी जाती हो, चूंकि देखिए कहीं ना कहीं तो लोकल लोगों को दबाया गया है। अब इन जगहों पे बहामास कह लीजिए, साउथ अमेरिका कह लीजिए, वही बहुत सारे लोग वो हैं जो यूरोप से आए थे और वहां पे सेटल्ड हैं। बट क्रिस्टोफर कोलंबस को उतना नहीं याद किया जाता। हाँ, हिस्ट्री में तो नाम दर्ज किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब यूरोपियंस के वॉयजेस के बारे में एक छोटा सा यहाँ पे आप कह लो कि एक टाइमलाइन सी दी हुई है। जैसे 1492 में कोलंबस पहुंचा बहामा आइलैंड्स और उसको ऊपर क्लेम जमाया और क्यूबा को भी स्पेन के कब्जे में ले आया। फिर 1494 में ये जो अनडिस्कवर्ड वर्ल्ड था साउथ अमेरिका का और उसके आसपास के जो आइलैंड्स थे, इसको पुर्तगाल स्पेन के बीच में बांटा गया। 1497 1497 के लगभग जॉन कैबॉट जो कि एक इंग्लिशमैन था, वो नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट पे पहुंच चुका था। 1498 के लगभग इसी समय के लगभग वास्को डिगामा कैलीकट कोझिकोड पहुंच चुका था, जहां पे जेमोरिन ने उसको रिसीव किया था। 1499 में अमेरिगो वेस्प्यूकी ने साउथ अमेरिकन कोस्ट को साइट किया था। 1500 में जो कैब्राल है उसने पुर्तगाल के लिए ब्राजील को जीत लिया था। 1530 में बल्बोआ पैनामा इस्थमस को क्रॉस करके पैसिफिक ओशन पहुंच गया था। 1521 में कॉर्टेज ने एस्डैक को हराया। इस कहानी को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके आगे 1522 में मैगलन पूरे ग्लोब का एक चक्कर काट गया था। 1532 में पिजारो ने इनका किंगडम को जीत लिया था। इसको भी हम आगे देखेंगे अभी। 1571 में स्पेनिश ने फिलीपींस को कवर किया लिया था, जीत लिया था। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से इंडिया के ऊपर राज करती है, वो तो पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हमारी, इसको तो हमने कई बार पढ़ाई है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। स्पेन स्टैब्लिशेस एन अंपायर इन अमेरिका। ना देखिए दोस्तों, अगर अब तक लाइक का बटन ना दबाया हो, शेयर का बटन ना दबाया हो, तो जरूर दबा दें। देखिए, जो स्पेन का एक्सपेंशन था, यहां पे मिलिट्री स्ट्रेंथ का डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा हुआ है। गन पाउडर का प्रयोग, हॉर्सेस का प्रयोग, ये थोड़ा ज्यादा हुआ। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, कहते तो क्रूड स्ट्रेंथ, क्रूअल स्ट्रेंथ को ज्यादा दिखाया है। जिन जगहों पे ये स्पेनिश लोग पहुंचे, वहां के लोकल लोगों को इन्होंने कैप्चर कर लिया और जबरदस्ती लोकल लोगों को कंपेल किया कि या तो वो टैक्स दें इन स्पेनिश कॉन्करर्स को, या फिर इन स्पेनिश कॉन्करर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर माइंस में बंधुआ मजदूर की तरह काम करें। तो गोल्ड और सिल्वर माइंस में माइनिंग करने के लिए यहाँ पे जो लोकल लोग थे, इनके ऊपर जोर जमाया। स्पेनिश ने इनको फोर्स किया माइनिंग के लिए, जबरदस्ती स्लेवरी में इनको खींचा। तो अब ये जो स्पेनियार्ड्स थे, जब किसी जगह पे पहुंचते थे तो वहां पे एक छोटा सा सेटलमेंट बनाते थे। उस सेटलमेंट को लीड ये स्पेनियार्ड्स ही करते थे, जो यहाँ पे आए थे सेल करके इन इलाकों के ऊपर कब्जा करने के लिए। देखिए,
एकदम से स्पेनियार्ड्स ने कब्जा नहीं किया। कुछ लोग शुरुआत में आए, उन्होंने कुछ जगहों को कब्जाया, फिर वो वापस गए, उन्होंने जाके स्पेन के राजा को बताया कि देखो हमने ऐसी ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल अब क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा कुछ लोगों के साथ, तो वो वहां पे सेटल हुआ, उसने वहां पे अपनी राज चलाने की कोशिश की, साथ साथ उसने एक पैगाम भेजा वापस स्पेन के राजा के पास कि हमको थोड़ी री भेजो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके एक बड़ी तादाद में स्पेनियार्ड्स पहुंचे इन जगहों पे। लोकल लेवल पे जो लीडर्स थे उनके साथ मिलकर गुटबाजी करी, अपनी पॉलिटिकल पावर को यहां पे एनफोर्स करने की कोशिश की, और ये सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि जो लोकल लोग रहते थे ना, वो उतने एक्सपर्ट थे नहीं मिलिट्री स्ट्रैटेजी वगैरह में। तो लोकल इनहेबिटेंट्स को दबाने में ये स्पेनियार्ड्स और जो भी दूसरे यूरोपियंस आए थे, पुर्तगाल के, इंग्लैंड के, काफी सक्सेसफुल रहे। ठीक है ना। लोकल चीफटेन्स को, जो थोड़ा बहुत स्पेनियर्ड्स के साथ अलाइन हो रहे थे, उनको यहां पे एनलिस्ट किया ताकि नए इलाकों को ढूंढ सके, नए मिनरल रिसोर्सेज को, सोने को, चांदी को ढूंढ सके। और बहुत हद तक गोल्ड के लिए ग्रीड बहुत थी। इस गोल्ड की ग्रीड में नई नई माइंस में काम करने के लिए लोकल रेजिडेंट्स को स्लेव की तरह इंस्लेव करने लगे स्पेन के लोग। स्पेन के लोग हो गए नाराज। इस जो यहाँ, सॉरी, आपके जो लोकल लोग थे यहाँ पे, आपके ब्राजील के अंदर, बहामास के अंदर, एस्टेक, इनकास, अरावाक्स, ये जो लोकल ट्राइब्स रहती थी, ये इतना पागल नहीं थी गोल्ड सिल्वर के पीछे जितना ये जो यूरोपियंस आए थे स्पेन के और पुर्तगाल वाले, ये जितने पागल थे। तो ये गोल्ड माइंस में काम करवाने के लिए लोकल लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। लोकल लोग गुलाम बनने को तैयार नहीं, तो कभी कभी लोकल रेजिस्टेंस हो जाता था। एक स्पेनिश बार्टिलोमे डी लास्कैस करके एक इंडिविजुअल थे। उन्होंने स्पेनिश कॉन्करर्स की बहुत बुराई की है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। ऐसा बताया जाता था कि स्पेनिश कॉन्करर्स इतने ज्यादा, आप कह लो, क्रूअल थे लोकल लोगों की तरफ, अरावाक्स की तरफ, कि जब ये अपनी तलवार बनाते तो तलवार को घुस के स्ट्रांग करते थे, तो तलवार कितनी स्ट्रांग है, कितना घुस पा रही है वो किसी फ्लैश में, वो लाइव टेस्टिंग होती थी एक अरावाक इंडिविजुअल के फ्लैश के ऊपर। मतलब इस हद तक ये लोग क्रूअल थे। ठीक है ना। और मिलिट्री रिप्रेशन तो यहां पे लोकल लोगों का किया ही स्पेन के लोगों ने, फोर्स्ड लेबर भी करवाया। और उसके साथ साथ भाई यहां पे डिजीज फैल गई। स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी थी, वो साउथ अमेरिका में नहीं पहुंची थी, ये यूरोप की बीमारी थी। अब यूरोप के लोगों के अंदर तो स्मॉल पॉक्स के प्रति इम्यूनिटी आ चुकी थी, लेकिन यहां पे जो लोग रहते थे लैटिन अमेरिका में, बहामास में, इन्होंने पहले कभी स्मॉल पॉक्स को झेला नहीं था। तो ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज था, ये इन यूरोपियंस के थ्रू पहुंच गया साउथ अफ्रीका में, और साउथ अमेरिका की ट्राइब्स में बहुत तेजी से फैलने लगा। अरावाक्स को स्मॉल पॉक्स हुआ, ये बड़ी तादाद में मरने लगे, क्योंकि इनके अंदर कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी स्मॉल पॉक्स के प्रति। लार्ज स्केल डेथ हुई यहां पे। इन लोकल लोगों को लगा, इनको समझ में ही नहीं आया कि भाई हम मर क्यों रहे हैं, हमें डिजीज हो क्यों रही है। इनको लगा कि जो स्पेनियर्ड्स आए हैं, ये कोई इनविजिबल गोली चला रहे हैं, कोई अदृश्य बंदूक चला रहे हैं जिसके थ्रू इनको बीमारियां हो रही हैं। ये समझ ही नहीं पाए इस चीज को कि ये क्यों मर रहे हैं, क्या बीमारी हो रही है इनको। जबकि बीमारी यहां पे स्पेनियर्ड्स ने इंटेंशनली नहीं की थी। स्पेनियर्ड्स में स्मॉल पॉक्स था, स्पेनियर्ड्स बहुत हद तक इस बीमारी के प्रति इम्यून हो चुके थे, लोकल लोग नहीं थे। लोकल लोग भी इम्यून हुए, लेकिन तब तक स्मॉल पॉक्स एक बड़ी आबादी उड़ा चुकी थी इन लोकल लोगों की। समझ गए। तो आप कह सकते हो कि जो अरावाक्स का इनकाउंटर रहा है ना स्पेनियर्ड्स के साथ, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। बीमारी से मरे, लड़ाई से मरे, क्रुएलिटी से मरे, हर तरीके से जो लोकल लोग थे वो मर ही रहे थे। और कोलंबस के एक्सपेडिशन देखो यहां सक्सेसफुल रहे, एक बड़े इलाके में सेंट्रल और साउथ अमेरिका में अपना कब्जा जमाने में ये जो स्पेनियार्ड्स थे, ये सक्सेसफुल रहे। लगभग 50 सालों में एक बड़ा इलाका यहां पे स्पेनियर्ड्स ने कॉन्कर कर लिया था साउथ अमेरिका में। और आप कह सकते हो 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री साउथ तक अंपायर फैला हुआ था स्पेन का। इस हद तक यहां पे आप कह सकते हो कि इनकी मिलिट्री कॉन्कर ने इनको फायदा दिलाया था। ठीक है। आप समझते हैं, स्पेन ने दो और बड़े बड़े अंपायर को कब्जाया, और इन अंपायर को कब्जाने में दो इंडिविजुअल्स ने, जो भी अंपायर यहां पे स्पेन ने बनाया 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, इसमें दो स्पेनियर्ड्स ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है, प्ले किया। एक तो है हर्नान कॉर्टेस 1488 से 1547, और एक थे फ्रांसिस्को पिजारो 1478 से 1541। ठीक है ना। हर्नान कॉर्टेस ये भी यूरोप से आया था, फ्रांसिस्को पिजारो ये भी यूरोप से आया था। अब हर्नान कॉर्टेस ने कैसे मैक्सिको के ऊपर कब्जा किया, और फ्रांसिस्को पिजारो कैसे इनकास को दगाया कैरेबियन में, इसको हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, कॉर्टेस और पिजारो ये यूरोप से आए थे, तो यूरोप से आने का इनका खर्चा अच्छा खासा फाइनेंस किया था। यूरोप में जो म्यूनिसिपल, आप कह लो, काउंसिल के लोग थे, जो नोबल मैन थे, जो राजा थे, जिनको ये पता था कि ओवरऑल
जब ये इस एक्सपेडिशन को फाइनेंस कर रहे हैं, अगर ये एक्सपेडिशन सक्सेसफुल हुआ तो अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ये लोग स्टार्टअप के अंदर, कि अगर वहां पे कोई बड़ा एम्पायर बना तो इससे हम अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो पैसों की तो कमी नहीं हुई। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से हर्नन कॉर्टस ने एसडैक्स को यहाँ पे दबा के रखा। तो अभी के लिए मैं वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखना चाहता, जल्दी आपको दूसरी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। ज्वाइन बटन दबाकर सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के जाइए।